जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैथ्स का ये प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज कह सकते हैं। फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट है जो आरआरबी एनटीपीसी के सेक के सेट से लिया गया है और बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे वो आगामी जो भी सीएचएसएल हो, पुलिस हो, यूपीपी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, जो भी एग्जाम होने वाले हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग 30 में से 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। टारगेट 30 में से 30 है और ये सेट नंबर 12 होगा। कैसे सवाल बनते हैं इनको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक वीडियो में बने रहिए और इससे काफ़ी कुछ आपको समझ मिल सकेगी। यदि आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपका पहले से कंप्लीट है मैथ्स फिर तो महत्वपूर्ण तो है ही है, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत ज़रूरी है। और कैसे सवाल किस तरीके से कैसे बन जा रहे हैं ये हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटे को बजा कर लीजिए जिससे मिस सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से विकल्प में कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है? अच्छा, कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है? कोई कुछ ऐसा है जो वर्ग ना हो। ठीक है, फिलहाल ये जो है यहाँ पे देखिए 36, 25 जो है ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, हाँ, किसका हो रहा है वर्ग? अगर इसकी बात करें तो कैसे देखिए, ये जो है 36, 25 जो है सॉरी, ये जो है 36, 25 वर्ग नहीं है तो 36, 25 ही वर्ग नहीं होगा। देखिए इसका हम लोग देखें तो देखिए इसका जो है अलग अलग आप देख सकते हैं। 5, 6, 2, 5, 7, 2, 2, 5 ये जो है ये 75 का हो जाएगा आपका वर्ग, है ना। इसका वर्गमूल 75 होएगा, इसका 85 होएगा। ठीक है, और 90 जो 25 है इसका 95 होगा। ठीक है, लेकिन इसका कोई वर्गमूल नहीं है तो ये वर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं ट्राई करके। ठीक है, तो फिलहाल इसको ये ऐसे है और थोड़ा सा लंबा दूर तक जाना पड़ेगा इसको, है ना। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित समीकरण का हल निकालें। ठीक है, निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। तो सर्वाधिक उचित विकल्प इस समीकरण का सॉल्व करना है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भाई। इसमें क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8 3 24, 24 में से यहाँ से 2 निकला तो 2 क्या करेगा, गुणा कराएगा। 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 है और ये 12 और 80 जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, 82, क्योंकि 10 बाद में हम घटाएंगे, 92 में से 10 घटाएंगे। करेक्ट आंसर 82 हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर आता है आमतौर तौर पे सिंप्लीफिकेशन से 1, 2 से 3 क्वेश्चन तक आते हैं। निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। फिर से वही सवाल है, देखिए आ गया सिंप्लीफिकेशन ही। और ये देखिए सारा का सारा दशमलव में ऐड करना है। देखिए ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करिए। देखिए लास्ट वाला डिजिट जोड़िए, 16, 16 और 6 22। अरे यार सबका 22 22 है। चलिए तब तो जोड़ना पड़ेगा 22, फिर 2 4, देखिए 2 जो हासिल था वो 4 9 और 9 में 7, फिर 16 6 अभी भी है, दशमलव लगाएंगे और 8 18 18 और 1 19। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 19.62 है। तो मजाक मजाक में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी? तो चक्रवृद्धि है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज की राशि देखिए डायरेक्ट अगर हम इसका फार्मूला आपको बताएं तो CI बराबर होता है P1 + R/100 की पावर T और यहाँ पे -1। ये -1 जो है इसमें ऐसे लगता है। क्लियर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं भाई। कितना है भाई साहब, P 2100 रुपये है और 1 प्लस जो रेंट है 10 का है, 10/100 2 वर्षों के लिए है और -1 यहाँ रखेंगे, ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूँ 2100 गुड़े यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 10 एकम 10, 10 एक 11, तो यानी 11 गुड़े 11 यानी कि 121
121/100 -1 अभी भी रहेगा, तो आप देख पाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं। 2100 गुणे यहाँ पे बचेगा 21/100, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे 100 घट जाएगा, तो अब देख रहे हैं 100 से 100 कट गया, 21 का कर देंगे डायरेक्टली 441 इसका वर्ग आता है आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 में, देखते हैं मिताली और झूलन ने क्रमशः 336 रुपये एवं 231 रुपये एक कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसे वापस ले लिए। ठीक है, 12 महीनों के समापन पर मिताली और झूलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभों का अनुपात जो है 2:3 है। और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क आ गया है, लेकिन बात समझ में आ रही है। होने पर मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना निवेश निकाल लिया होगा? ठीक है, तो मिताली जो है निकाल लेती है, तो मान लेते हैं, देखिए जो निवेश है मिताली और झूलन का है, तो मान लेते हैं मिताली का जो है जो निवेश है, देखिए जो लाभ का अनुपात है 2:x है, तो मिताली का जो निवेश है 336 रुपये है, 336 रुपये x टाइम के लिए लगा, तो ये मंथ हम मान लेते हैं कि ये जो है वर्षों में है। ठीक है, तो जो भी अपाउंड में आएगा तो हम लोग उसको महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, या मान लेते हैं इतने महीने के लिए, चलिए महीने में ही कन्वर्ट कर लेंगे, तो इतने माह तक हम मान सकते हैं, x माह तक। ठीक है, m का धनराशि है, तो वो, और फिर इसका जो हो जाएगा इसको देखिए, अगर बेसिक से लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक का मतलब क्या है, इसको देखिए जो लगाया गया है इनका जो राशि है और कितने टाइम के लिए लगाया गया है उसका अनुपात बटे लाभों का अनुपात, सीधी सी बात है, लाभ भी उसी रेशियो में मिलेगा। ये 12 माह के लिए लगाया है इसने, तो इनका जो अनुपात आना है 2:3 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको जो है डिवाइड करते हैं फटाफट। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, और फिर 3 चक्कू 12, ये देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 42 है। ये देखिए दशमलव में आ रहा है क्या? हाँ, दशमलव में तो आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 231/42। तो ये 5 बार जा रहा है, क्योंकि 5 चक्कू 20, तो लगभग डायरेक्ट अगर हम करें तो इस तरीके से कर लीजिए बच्चों, तरीके से, है ना। 5 बार में जाएगा तो 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20। ठीक है, 20 1 21 यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 इतना बचा हुआ है, और फिर दशमलव लगाएंगे, 5 बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर से 5 बार में चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है इतने माह के लिए उस लड़की ने लगाया हुआ था, पता नहीं कौन सी लड़की, झूलन वाली। ठीक है, झूलन का नहीं, मिताली का, झूलन का तो पूरे 12 माह के लिए था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ गया जिसका हम लोगों ने x माना हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगर बेसिक तरीके से लगाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और हमें कंपटीशन में समय बचाना होता है, सीधी सी बात है। देखिए क्या है, 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या है, तो सीधी सी बात है 30 एक 14 है और एक 31 है, और 3 संख्या टोटल है, तो भाई 3 से गुणा कराइए। देखिए औसत मैं बताऊं फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग और बटे उनकी संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90, 90 में से ये घटा लेंगे हम जोड़ करके, तो 7 और 2 इसको घटाते हैं तो बचता है आपका 3, और यहाँ पे बचा हुआ था कितना, 1 निकल गया था तो 6 बचेगा। ठीक है, तो एक चीज़ गड़बड़ तो नहीं हो रहा कुछ, 30 है, सॉरी ये 13 नहीं है 31 है, गड़बड़ हो ही रहा है भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 1 5 और यहाँ पे 3 1 4। ठीक है, 45 हो गया, तो 45 ही बचेगा। यहाँ पे 13 की जगह 31 था, तो 45 इसका जो है जो तीसरी वाली संख्या है वो है। एक व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति जो बी है वही काम पूरा करने में 54 मिनट लगाता है। दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करेंगे तो दोनों का काम हम निकाल लेते हैं एक साथ। देखिए एक जो ए है, ए प्लस बी, दोनों का काम निकालेंगे, तो देखिए ऐसे हम अपॉन में कर लेते हैं, ए का काम बटे ये कार्य क्षमता निकलती है आमतौर पे एक बार में। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो आप
क्रॉस गुणा कर लीजिए और आपस में गुणा कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे तो इनको जोड़ लेंगे तो 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 14, इतना हो गया। इसको डिवाइड करिए, किससे कटेगा? फाइनली अभी छोटे से स्टार्ट करें तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, और इसका भी हो जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। अब किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 27 और 3 दूनी 6 3 चौको 12, अभी भी कट रहा है। चलिए इसको और छोटा कट तो रहा था, ठीक है। 12 45 और अभी भी, और 3 3 9 3 चौको 12, अब नहीं कटेगा। तो इसको जो है हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट और सेकंड में। तो इसका 45 था 135/4, इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 4 चक्कू 4 3 12 और फिर यहाँ पे बच रहा है 15, तो फिर 4 3 12 ही रहेगा। 33 मिनट वाला आएगा, बाकी 45 सेकंड जो है उसका आ जाएगा। तो ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। सरल रेखाएं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 के द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अगर इसके अनुसार देखा जाए तो x बराबर 3y आ गया, ठीक है, x बराबर 3y। तो फाइनली आगे देखते हैं इसमें इसका आप डायरेक्ट ही इसका अलग अलग देखिए, इनका जो है सबका अलग अलग 3 वैल्यू आएगी, कुल मिला के जैसे ऐसा कुछ त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और ये कहना चाहता है जैसे x माइनस 3y बराबर 0 ये वैल्यू होनी चाहिए, फिर x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 4, इस तरीके से ये बता रहा है, ठीक है। इस तरीके का त्रिभुज बनता है, तो इसका एरिया क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है। तो फाइनली हमें और तीनों का अलग अलग रख करके पहले x और y का मान निकालना होगा। चलिए अच्छा, इसको डायरेक्ट हम लोग पहचान उसी वाला यानी कि इससे नहीं करेंगे, डायरेक्ट विलोपन विधि सॉल्व कर लेंगे। तो इसको रखेंगे, देखिए x माइनस 3y बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, चिन्ह चेंज कर लेंगे, है ना, चिन्ह बदल लेंगे तो ये खत्म हो गया और ये बचेगा माइनस का 2y इज इक्वल टू -4। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं y बराबर कितना बच रहा है 2। अगर इन दोनों को सॉल्व करने पर अगर y बराबर 2 बच रहा है तो y का वैल्यू आप कहीं भी रख लीजिए, इस पे भी रख सकते हैं जैसे यहाँ था। तो x बराबर y की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 दूनी 6, यानी कि इन दोनों को एक साथ रखने पर मान क्या आ रहा है, एक बार देखते रहिए 6 और एक बार 2, यानी कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, ठीक है। ये जरूरी है, ध्यान दीजिए। अभी देखिए इसका फार्मूला होता है वो समझना पड़ेगा। उसके बाद अब इसको और इसको रख करके सॉल्व करेंगे हम लोग। x माइनस 3y और बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। और फिर से चिन्ह ही बदलेंगे, मजबूरी है, तो चिन्ह बदल के सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छा, ऐसे तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते। चलिए अच्छा, इसका निकाल लेते हैं। मुझे इसका कोई ज़्यादा रोल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ये भी चिन्ह बदल गया है। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 1, ठीक है, y बराबर 1। तो किसी जिसमें आप रखना चाहेंगे उसी में फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो x की 3 और y की 1, इस तरीके से 3 और 1 भी आ गया है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, सब योग ही करेंगे। तो 2x बराबर ये 8 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर 4। तो इसी में किसी में भी x का मान हम रख लेंगे। जब x का मान रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर सीधी सी बात है 0 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये तीनों वैल्यू आ गई है। 3 तरीके से ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे भाई। इससे इसका हो गया, इससे इसका हो गया, फिर इससे इसका हो गया, है ना। फाइनली तीनों आपस में सॉल्व हो चुके हैं। ध्यान रखना है क्या क्या इसकी वैल्यू थी। अब मैं फार्मूला इस पे रख रहा हूँ, ठीक है, ये पेज नहीं था। तो ये पेज देखिए, इस पेज पे हम लोग सॉल्व करते हैं। फार्मूला मैं बताता हूँ, डायरेक्ट होता है। जैसे उस त्रिभुज का फार्मूला निकालूंगा तो मैं हाफ, देखिए फार्मूला वही होता है सेम टू सेम। तो लेकिन यहाँ पे जब चीज़ें इस तरीके के निर्देशांक ज्यामिति टाइप का है तो इसी हिसाब से ये भी सॉल्व होने लगेगा। और यहाँ पे देखिए x1
कोई भी आप x1 x2 कुछ भी रख सकते हैं किसी में भी। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और यहाँ पे y3 माइनस y1 और फिर आप रखेंगे प्लस x3, ये बार बार यही सीक्वेंस चलेगा, और यहाँ पे y1 माइनस y2। आमतौर पे ये 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों को सॉल्व करने को मिल जाता है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, ये हाफ रहेगा। अब x1 x2 x3 कुछ भी आप जो भी रखना चाहते थे रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम लोगों का क्या क्या आया था, 6 4 और 3 आया था। ठीक है, तो आप कुछ भी रखना चाहें, मान लीजिए x1 आपने 6 रखा हुआ है, x2 आपका 3 था, x3 मान लीजिए 4 हो गया। देखिए कोई भी है, इधर देखिए हम लोगों ने सॉल्व किया था तो ये अलग वैल्यू है और इसमें एक अलग वैल्यू आई थी, ये वाली अलग वैल्यू थी, तो वो पहले वाले जो है यही है। और उसी रिगार्डिंग y का भी हमें ले लेना होगा। जब y का मान जब 6 आ रहा था, तो सॉरी x का मान जब 6 आ रहा था, तो फिर वहाँ y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू वहाँ कितनी थी भाई, देखना पड़ेगा ना, y1 चलिए फटाफट कोई भी, जैसे इसका 0 था, y2 बराबर 1 का 0 था, 1 में 2 था, यानी कि और 1 में 1 था। ठीक है, सब रख लेते हैं क्रम से ही। ठीक है, 0 1 2, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कहीं से आए सॉल्व सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं हम लोग। x 6 y2 कितना भाई, क्योंकि हमें जो है ये बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए ये y2 है, y2 1 और माइनस y3 कितना हो जाएगा, पहले हम लोगों ने क्या रखा हुआ था, y2 माइनस y3। ठीक है, तो कुछ तो इसमें फॉल्ट है, वहाँ जितना x की बदले पे क्या था, x1 में क्या था 6, तो और y1 में क्या था भाई, इसका जो वैल्यू है 2 है इस वाले में, और जब 4 था तब 0 था। ठीक है, तो 4 वाले में 0 था, 4 वाले में 0 था और 6 वाले में 2 था, ये सही है, वो 1 रहेगा। ठीक है, तो y2 का मान कितना है 1, और यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा माइनस y1। ठीक है, पूरा इसमें जो है थोड़ा सा डेटा ज़्यादा रखना है, इसलिए ऐसा दे रखा है, y2 माइनस y3, तो y2 ये और y3 0। ठीक है, प्लस x2 कितना भाई साहब 3, y2 कितना है हम लोग, y3 कितना है 0, y1 कितना हो जाएगा 2, है ना। उसके बाद प्लस x3 4 है, y1 कितना 2, y2 कितना है 1। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बचा है 1 प्लस यहाँ पर बचा है, तो माइनस का 3 हो जाएगा फाइनली। ये भी गुणा खत्म करते चलेंगे, गुणा डायरेक्टली हम लोग, और यहाँ पे क्या बचेगा 4। ठीक है, तो देखिए प्लस का 6 और प्लस का 4 ये जुड़ जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका 4 और यहाँ पे 0 था ना, तो 6 होगा ना, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ 4 ही बचा, 1/2 गुणे 4 ही बचेगा, बाहर आएगा तो 2 दूनी 4, तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल डायरेक्टली आ रहा है, इसका क्षेत्रफल। और हाँ, ये मान थोड़ा सा रखने में भैया समय लग गया है, और ये फार्मूला ये ध्यान दीजिए, देखिए ऐसा सवाल आ जाएगा तो समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, हमें याद कैसे रखना, हमेशा ये प्लस प्लस में करने हैं, x1 x2 और x3 रखने हैं। जब आप x1 रखेंगे तो y1 बिल्कुल नहीं रखेंगे। ठीक है, और हमें सीरियल बाय सीरियल शुरू करना है, तो y2 y3 करेंगे, प्लस माइनस में मतलब दूसरा वाला होगा। अब y2 है तो इसमें देखिए y2 बिल्कुल नहीं है, तो y3 माइनस y1 है, रखेंगे सीक्वेंस में ही। y3 है तो y3 में क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, है ना, है तो सीक्वेंस में, ये याद रखेंगे। और इसमें जो है वैल्यू पुटअप करने में गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, नहीं तो अब तक कब का सॉल्व हो गया होता। और बात यह है कि ये ऐसे सवाल तो जरूर आएंगे कि कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें भाई थोड़ा सा समय लग सकता है। वैल्यू अब देखिए 1-2 बार इसको लगा लेंगे तो ये भी इतना टाइम, अब इसमें पेज बदलने में समस्या है,
आगे देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√3 है। त्रिभुज की भुजा का मान इकाई में है। यार समबाहु त्रिभुज जो है तो क्या दिक्कत है, √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 18√3। ये मतलब ये पूरा क्षेत्रफल आ गया हम लोगों का, है ना। और पूछा क्या है, पूछा है भुजा। तो ये बराबर देखिए यहाँ से तो ये इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा तो उसका 2 बाहर निकल ही जाएगा, और 3 3 9 होता है, 9 दूनी 18 तो 3 निकल जाएगा, लेकिन √2 फंसा रह जाएगा इसमें। कैसे देखिए 18 × 4 आएगा, यहाँ पे a स्क्वायर था तो अंडर रूट में करेंगे तो 9 दूनी 18 × 4, तो इसमें से 3 निकला, 2 4 में से 2 निकला, ये फंसा रह गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6√2। भुजा ही पूछा था, इसमें से पहले मार्क्स लगे हुए थे, अब इसको जो है अब नहीं ऐसे होंगे। एक्स त्रिभुज XYZ में y पर समकोण है। अच्छा भाई ऐसा कुछ है, समकोण है y पर XYZ, ठीक है। यदि m कोण x बराबर 60 अंश हो तो cot z + 2 का मान बताना है। m है कोण x 60 डिग्री पर है, तो कोण x 60 डिग्री है, इसको हम लोग अगर 60 ले लेते हैं, ठीक है, तो कोट की वैल्यू बतानी है, कॉट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो जब ये तो इसका अच्छा z के टर्म में पूछा है तो ऐसा मैं कर लेता हूँ कि z को, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसका 30 आएगा तो इसकी वैल्यू जो होगी और इधर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके सापेक्ष बताना है तो मैंने कहा था पहले इस तरीके से अब कर लेंगे आप। अब ये 30 हो जाएगा और ये 60 यहाँ रहेगा, ठीक है। तो अब आगे क्या, उसका हम लोग डायरेक्टली मान सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो फाइनली इसको हम लोग इसको यानी कि इसका अब डायरेक्टली 30 का मान निकालना है, किसका, कॉट, डायरेक्ट देखिए cot 30 और +2, तो cot 30 का सभी जानते हैं √3 और +2 है तो बस 2 है, कंप्लीट काम हो गया, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब थोड़ा सा पॉज करना पड़ रहा है, थोड़ी सी माहौल चल रहा है ना, आज कुछ छठ का भाई त्यौहार है ना, तो इसमें जो है छोटे छोटे बीच बीच में इश्यूज आ जा रहे हैं मेरे लिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम लोग, कंटिन्यू, अब ज़्यादा बचा नहीं है। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता इसमें, सीधी सी बात है, डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए और वही आंसर हो जाता है। और कितने अंतराल पर बजेंगे यही पूछेगा, कितने सेकंड बाद एक साथ फिर से बचेंगे, तो इसका आप एलसीएम लीजिए, 6 7 8 9 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, वही आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं अगर 2 से हो पा रहे तो भाई रूल से यही होता है, हम लोग जानते हैं कि इसी तरीके से हम लोग करते हैं, है ना। एक बार और आप 2 से जा सकते हैं, एक बार क्या 2 बार जा सकते हैं, 2 बार जाएंगे तो सीधी सी बात है ये 4 तो समाप्त हो ही जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, ये 9 रहेगा, ये 7 रहेगा और ये भी 3 रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं इसको निपटाने के लिए एक बार 9 से कर पाएंगे, एक बार 7 से, तो इसका फटाफट हम लोग गुणा करा लेते हैं। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 7 56 और यहाँ 9 भी था, 9 6 54 और 9 5 45 में 5 जोड़ देंगे, सीधी सी बात है भाई 50 हो गया। 504 सेकेंड उसको एक साथ बजने में फिर से लगेंगे, सिर्फ एलसीएम लीजिए, आंसर आ गया। निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे, इतने और इतने और इतने का, तो 156.25 और इसका 361 का, यानी कि देखिए एक तो ये थोड़ा सा टफ है, इसका जो है इसका निकालेंगे हम लोग तो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, आप थोड़ा इसको पहले ध्यान दे लीजिए। मैं कहूँ तो आप इसको आप लर्न कर सकते हैं, 125 का होता है फाइनली, तो 0.1 अंक पे है तो 1 अंक पर ये हम लोग निकाल लेंगे, प्लस ये भाई इसको आप लोग निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसे जब नहीं पता होता है तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और 0 ध्यान दे लेंगे कि 1 से निकालेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर 5 6 बचा हुआ है तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 से ही कराएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, फिर से जो बच रहा है वो उतार लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 4 और फिर आप क्या कर पाएंगे, 5 से करेंगे,
ठीक है। तो फाइनली 5 5 25, 5 चौको 20, 20 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है। तो इतना आ रहा है, यानी कि 1 2 5 दशमलव उसके स्थान पे लगा लेंगे। ये 9 हो जाएगा, तो 2 और 2 तो यानी कि 0.09 प्लस माइनस 361 जो होता है, और 361 आपका फाइनली डायरेक्ट आप निकालेंगे तो इसका 19 का होता है 361, ठीक है। और दशमलव जितने अंक पे है उतने अंक पे लगा लेंगे, तो 19 का होता है, तो 4 अंक पे है तो 2 अंक पहले लगा लेंगे, 4 अंक पे, हाँ तो ठीक है, इतने अंक पे लगा लेंगे। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मतलब सबसे पहले जोड़ेंगे फिर घटा लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जोड़ेंगे तो इसको कितना आएगा हम लोग पास 12 5 9 में से हमें घटाना है 0.19, ठीक है, 0 4 और यहाँ पे 12.40 हो जाएगा, 40 यानी 4, करेक्ट आंसर 12.4। ये देखिए कैलकुलेशन जरूर देगा, बोर्ड मास से जरूर आपको सवाल मिलेंगे कम से कम 4-5। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा कार्य कर लेंगे। सिंपल सा कुछ है नहीं, एलसीएम लीजिए, फिर से वही सवाल एक पहले भी मिल चुका है इसमें का, है ना। तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा, 3 दूनी 6 1 0, और यहाँ पे डायरेक्ट 5 कर लेंगे, 3 दूनी 6, तो 5/60 अर्थात हम कह लेंगे 1 2, यानी कि 12 दिन में 1/12 आया, यानी कि 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर के 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर के 94 रुपये कमाते हैं, बी और सी मिलकर के 76 रुपये कमाते हैं। सी प्रतिदिन कितना रुपया कमाता है? देखिए इसमें का हम लोग पिछले सेट में हम लोगों ने देखा था, तो सब कुछ निकाल करके फिर सॉल्व करना था, और यहाँ पे इकट्ठा दे रखा है, पूछा सिर्फ सी का है, सीधी सी बात है भाई, ए बी का घटाना होगा, तो 150 में से 150 किसका है? इन तीनों का है, और हमें सी का चाहिए, तो हम किसका घटाएंगे भाई? ए और बी का, तो ए सी का बी सी का, अरे यार ये तो दिया ही नहीं है, ए बी का तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए सी इसमें है, तो ए सी निकाल लेंगे तो बी बचेगा। चलिए सही सी से डायरेक्ट हम निकालते हैं, ए सी घटा लेते हैं, ठीक है, तो बी का फाइनली मान आएगा, ठीक है। तो फिर सी का निकाल पाएंगे हम लोग, यानी कि अलग अलग निकालना पड़ेगा इसका, तो अलग अलग निकालने के लिए और कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ एक काम कर सकते हैं, ए बी और ए सी और बी सी हैं, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा जाए तो जो सी है वो 2 बार आ रही है, ये सी जो है 2 बार आ जा रहा है इसका, और ये इसमें ये दोनों ही रह रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक ठाक ट्रिक मिल गया एक तरीके से। देखिए यहाँ पे ये जो 94 है, 94 को जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, और जोड़ेंगे क्यों? पैसे कमा रहे हैं ना वो लोग, काम थोड़ी करना है कितने दिन में काम, कितने रुपए? 94 रुपये कमाते हैं ए सी मिल करके, और फिर बी सी मिल करके 76 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ए बी और सी 2 बार है, और ये टोटल जो है ए बी सी घटा लेंगे, ए बी सी घटा लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे जो सी एक्स्ट्रा मिला था, 2 बार सी था, ए बी और डबल सी, और यहाँ पे ए बी सी मात्र है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको घटा मतलब जोड़ लीजिए और फिर घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 170 में से हमें 150 घटा लेना है। और मैं थोड़ा सा भी ये भटक रहा था कि इसको ऐसा तो नहीं यार, और कार्य क्षमता निकालना है कितने दिन में करेगा, तो ये तो रुपए है ना, तो डायरेक्ट घट गया, आंसर आ गया, इसी तरीका था। अभी कार्य क्षमता वाले में गड़बड़ होता है, ऐसा देखिए 1/, मैंने करने लगा था, मैंने किया था अभी। अब देखिए एक ठोस गोले को गलाया जाता है और अब लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, कुछ भी हो आयतन सेम है, यही कहना चाहता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, इस प्रकार बने एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखिए एक ठोस गोले को गलाया जाता है, ठोस गोला है, हमें पता है इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्लियर। और लंब वृत्ताकार शंकु बनाया जाता है, तो शंकु क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और जिसकी आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि आर और आर बराबर है,
क्लियर है? पूछा है उसके ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो सीधी सी बात यही पूछता ही है। तो देखिए इसको हम लोग पाई से पाई कटा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर में से एक आर बचा रह जाएगा, यानी एक आर बचा रह जाएगा और ये आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 4r इज इक्वल टू सिर्फ अकेला एच। ठीक है। और पहले किसका नाम दिया है? ऊंचाई और त्रिज्या का। तो त्रिज्या को भाई यहाँ भेज लीजिए 4 और यहाँ ऊंचाई और बटे त्रिज्या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई का 4 और त्रिज्या का 1, तो 4:1 आ जाएगा। ऐसे ही सवाल इसमें पूछ लेता है। और 750 अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट 570 में बेचा जाता है, तो दी गई छूट की दर क्या होगी? तो छूट की दर क्या होगी? देखिए अंकित मूल्य क्या है? 750 रुपए है, तो छूट की दर पूछा है, यानी कि कितना प्रतिशत छूट है। तो घटाइए, बचेगा कितना भाई साहब? आप देखेंगे 0, 15 में से 7 घटा लेंगे तो 8, 80 रुपये जो है, नहीं अभी तो 180 रुपये बचेगा, 7 भी तो था, 180 रुपये कम पर वो बेच दिया। तो वो जो छूट है वो किस पर निकालेंगे हम लोग? जो प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य ये है गुणे 100। क्लियर? तो इस जीरो से इस जीरो को निपटाइए और यहाँ पे 4 कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए और 3 6 18 कर लीजिए, 6 चौक 24 कर लीजिए, 24% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24% छूट दिया गया है। यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आती है तो इसका मूल लागत क्या है? देखिए कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आती है। मान लेते हैं वो कमीज की लागत x है, उस पर हम लोगों ने छूट कितना दिया? 20% का, यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे, इतना छूट दिया है, तो कितना वो प्राप्त हो रहा है हमें? 64 रुपया। पूछ क्या रहा है? इसकी मूल लागत। इसकी मूल लागत क्या होगी भाई? 8 8 64, 80 रुपये होगी। ठीक है, ये गुणा कराएगा तो x बराबर 80 रुपये। ये मतलब बेसिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं है मतलब कोई रॉकेट साइंस है, बेसिक तरीके से ही सॉल्व कर रहे हैं, जो कह रहा है उस तरीके से हम लोग करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि फास्ट चलना है या स्लो चलना है, और ज़्यादा समझ जाए एक तरीके 2 तरीके से सवाल को बताते हुए बेसिक से आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उससे मुझे पता चल सकेगा कि एक्चुअल में मुझे किस तरीके से इस पर जो है टाइम देना चाहिए वीडियो में, है ना। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है भाई साहब, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? मान लेते हैं जो अंकित मूल्य था वो 100 रुपया था। क्लियर है? और 100 रुपया में छूट दिया गया 10% का, तो बिका कितने में? 90 रुपए में। और 90 रुपए बेचने पर भी उसमें लाभ कितने का मिल रहा है? 17% का, है ना। और 17% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो देखिए मुझे क्या चाहिए? वो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ का क्या परसेंट होता है। तो देखिए 90 रुपए में बेचा है और कितने में से? 100 में से। तो मान लेते हैं जो अंकित मूल्य पर बेचता तो उसका यानी कि कितना बनता? और जो लाभ प्रतिशत डायरेक्ट बनता वो कितना बनता? और फाइनली पहली बात तो हम लोग अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिया हम लोगों ने, और 100 रुपये को पहले 100 रुपये था तो एक बराबर होता 90 में बेचा है 90% पर, तो उसे कितना लाभ हो रहा है? 17। तो 117 डायरेक्ट कर लें अंकों में, 90% 17%। ठीक है, और अब देखेंगे उसको जो है x की वैल्यू यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा, यदि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तब भी कोई बात नहीं है। तो डायरेक्ट अच्छा x बराबर 117 गुणे 10/9 कर लेते हैं। ये इसका अंकित मूल्य आ गया है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या मतलब? सही सॉल्व हो ही जाएगा। देखिए 13 नेम 117 हो जाएगा, 130 रुपये, x बराबर 130 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 100 रुपया हम लोगों ने माना था, अब जब इसको 17 पे बेचेंगे तो उसका 30 रुपये फालतू जा रहा है, वही 30% अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो 30% डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व हो गया। इसमें कोई डाउट है तो आप
मतलब पूछ सकते हैं कि ये 90/100 क्यों किया गया, तो मैं बता दूं। देखिए एक्चुअल में क्या है, 10% छूट देंगे ना, तो 10% हम लोगों ने छूट दिया, तो भाई 10% छूट दिया तो हम लोग 90 लागत मूल्य का जो 100 रुपये का था उसका उसका लागत मूल्य, चूंकि अब एक्स में इसलिए मान रहा हूं मैं, एक मिनट, एक्स में इसलिए मान रहा हूं क्योंकि यहां पर जो है एक्स हमें लेना पड़ेगा अलग से, क्योंकि हम लोग पहले इसका 100 मान लिए थे। ठीक है, तो अब 90% पे उसे 17% का लाभ हो रहा है, तो उसको मतलब 17% यानी 117 रुपये का लाभ हो रहा है। 100 जोड़ दिया, ये बटे 100 में से था, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। और जो एक्स आएगा टोटल वो 100 में से घटा के इसको सॉल्व करेंगे। 130 आया तो इसका लाभ जो आएगा 30, और 30 को हम लोग प्रतिशत लाभ में निकालेंगे, तो लाभ गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य कितने में से था, 100 में से, तो भाई 30% ही तो आ रहा है यार, वही चीज़ है। चलिए, एक फैक्ट्री में 9 रुपये में एक महिला कामगार है। फैक्ट्री में प्रति 9 में एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या कितनी है? कामगारों की कुल संख्या कितनी है? एक फैक्ट्री में प्रति 9 रुपये में एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी? जे क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में, अच्छा मैं समझ गया, यानी कि 9 लोगों में एक महिला है। ठीक है, 9 लोगों में एक महिला होती है और 9 लोग टोटल, जो जेंट्स और लेडीज मिला करके 9 लोग होते हैं, उसमें से एक महिला होती है, और टोटल जो महिलाओं की संख्या है वो कितना है भाई? 125 है। क्लियर है? 125 है, तो कुल कामगारों की संख्या पूछा है, तो सीधी सी बात है भाई, 125 जो है ना महिलाएं हैं, और कितने में से हैं? वो 9 लोगों में से हैं। ठीक है, तो उन्हीं 125 को 9 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 9 लोग 125 करके और भी 9 लोग हैं। ऐसा नहीं कि आप 8, अब ऐसे भी कर सकते हैं, 125 तो ये हो ही गए, और फिर 125 8 बार अब ऐसे जोड़ लीजिए, फिर क्या फायदा? डायरेक्ट 9 से गुणा करा लीजिए, आंसर आ जाएगा 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ देंगे 22, और 9 × 9, और 9 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11, 11 25, करेक्ट आंसर 11 25। ये थोड़ी सी यहाँ देखिए बात को समझ लीजिए, 9 लोगों में एक महिला है। ठीक है, ये है, सिर्फ गुणा करना था, बताइए, है ना? ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व की बात है, पहले की बात। ठीक है, यदि एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी है? यानी कि आज जो औसत आयु है वो भी 18 है, लेकिन आज कितने लोग हैं? आज 9 लोग हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, लेकिन हाँ, अगर वर्तमान में आज आप मान लेंगे तो बाकी में सब में से क्या करना होगा? हमें 2-2 वर्ष घटाने होंगे। ठीक है, 2 वर्ष घटाने होंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। चलिए, इसमें जो है पहले हम लोग गुणा करा लेते हैं। 8 × 72 और 9 × 9 और 16, यानी कि हाँ 162 ही होता है। ठीक है, ये जो है कुल इनकी जो है ओवरऑल संख्या आई है। अब आप क्या करेंगे? 8 सदस्य थे लेकिन 2 साल पहले। ठीक है, एक्चुअल में इन सब की जो एज है, इन 8 लोगों की 16 वर्ष इसमें एक्स्ट्रा आई हुई है, 16 वर्ष एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो वही 16 डायरेक्ट घटा लीजिए ना, दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? देखिए 8 सदस्य थे, उन 8 की 2 वर्ष बाद की बात है, तो 16 वर्ष एक्स्ट्रा आ रखी है, इसको हम लोग घटा लेंगे। लेकिन हाँ, हमें यहाँ देखना होगा कि उनकी जो टोटल थी 18 सदस्य थे उस समय हम देख लेंगे, मान लेते हैं कितनी एज रही होगी, तो टोटल हम काउंट कर लेंगे, है ना? तो इसका 144। अब 16 ये हम क्या करेंगे? घटा लेंगे, है ना? और फिर जो बचेगा उसको 144 में से घटा लेंगे,
तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 6, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 4 1, और फिर 144 में से घटाएंगे, अब समझिएगा 2, यानी कि वो जो बच्चा है ना वो 2 ही वर्ष का है। ये जो 146 आया हुआ है, ये इसमें बच्चे की उम्र जो है छूट गई है, बाकी उन दोनों की सबकी निकाल ली गई है, तो बच्चा जो है 2 वर्ष का ही है। करेक्ट आंसर 2 वर्ष होगा। समझ पाए हैं कि नहीं आप? चलिए 60 नंबर का है, अगर कुछ ऐसा डाउट सा हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या ऐसे तगड़े, ये एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। मैं पहले सोच रहा था इसको लिंक सेट किया जाए, तो फिलहाल इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ भी डाउट हो तो आप उसमें कमेंट करें। 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, ठीक है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक का 23 को 32 लिख दिया गया, यानी कि कितना एक्स्ट्रा लिखा गया है वो हम लोग घटा लेंगे। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? देखिए टोटल अभी देखिए 9 पूर्णांक का 11 आया, तो यानी कि 99 आया, ठीक है। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, 23 लिखना था, 23 की बजाय क्या लिख दिया गया 32, 23 की बजाय 32, यानी कि 9 जो है एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, इसमें 9 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। वही 9 हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो 90 बचेगा, और अभी भी कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, तो अब 9 से डिवाइड करेंगे तो औसत 10 आएगा। करेक्ट आंसर 10, ठीक है। एक व्यक्ति को 160 रुपए के 90 बाल पेन बेचकर 20% की हानि हुई, 96 के कितने बाल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो? तो इसको देखिए ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बेसिक बात करें, देखिए 90 बाल पेन बेचने, 160 रुपये में 90 बाल पेन बेचे हैं उसने, तो उसको क्या हुआ, हानि हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में कितने की हानि हो रही है, 20% की। तो हम ये देख लें कि उसका वास्तविक, या हम कहें तो क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए कैसे, जो 160 रुपये में उसने बेचा, जो मूल्य है वो, और गुड़े हानि कितने को हो रही है, 80 रुपये की, कितने में से, 100 में से। तो डायरेक्ट आप करेंगे, 20% की हानि हो रही तो 80 कर लेंगे बराबर, इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो ये जो है इसका हम यानी कि 160 का 100 बटे 180 करेंगे, तो फाइनली हमारा डायरेक्ट आ जाएगा कि हमारा क्या आंसर, और यानी क्रय मूल्य कितना था, तो 200 क्रय मूल्य था, ठीक है। 200 क्या था, क्रय मूल्य था। ये अब ऐसा लग रहा है कि क्या मतलब ये क्या नया ऐसा कुछ, देखिए मान लेते हैं क्रय मूल्य x था और वो 80% पे जब बेचा गया तो वो 160 रुपये ही हुआ। तो भाई अभी भी बात तो वही है ना यार, x बराबर 200 ही, ठीक है। तो जो क्रय मूल्य का 80% बेचा गया 160 रुपये में, तो x बराबर क्या आ गया, 200 आ गया, यानी कि जो x है वो क्रय मूल्य है। अब कह रहा है 96 रुपये के कितने बाल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो, ठीक है। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि 200 रुपये उसके जो है आमतौर पे उसका लागत हम कह सकते हैं। अब हमें 20% लाभ कमाना है, तो 20% उसमें 20% में कितना मिल जाएगा, अगर 200 का 20% लाभ निकालेंगे तो 40 आएगा ना। तो मान लीजिए हमें 240 में बेचना होगा, लेकिन 96 रुपये के कितने बाल पेन बेचने होंगे ये कह रहा है। तो 96 रुपये के कितने बाल पेन बेचने होंगे, यानी बाल पेन की संख्या, और मुझे 20% का लाभ चाहिए। तो देखिए टोटल जो है 90 पेन है, 90 पेन को आप, और लाभ आपको कितना कमाना है भाई, 40%। तो 90 पेन को आप 240 के दर से गुड़े कुल रुपए में जो आएगा आपका 96 रुपये में आपने उसको बेचा, ठीक है। तो यानी कि अब हम इसको नए यानी कि कुल कितने पेन बेचेंगे, है ना, 96 रुपये के कुल कितने पेन बेचेंगे, तो डायरेक्ट हम 90 यानी कि इसका जो भाग निकाल रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि 96 रुपये में इतने पेन बेचेंगे, ठीक है। 240 बटे ऐसे कर लेंगे, मान लेते हैं
वाई पेन हमें बेचना है और कितना हमें लाभ पाना है, यानी 240 रुपये चाहिए कितने पेन में, यानी कि टोटल जो 90 पेन है वो, और यानी कि 90 पेन में 240 हमें मिल रहा था, ठीक है, लाभ के लिए। अब 96 में हमें कितना चाहिए, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो डायरेक्टली देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा और 9 से तो कट नहीं रहा है और 8 से कट जा रहा है। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 तिहाई 9, ठीक है, 12 36, 36 पेन जो है बेचेंगे तब हमें 20% का लाभ होगा। ये थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे तैसे ही सॉल्व कर लिए जाते हैं, एकदम से बेसिक नहीं इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ कि एकदम से ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पेज के हिसाब से थोड़ा सा, लेकिन इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। एक विक्रेता, देखिए सबसे ज़्यादा तो मैं देख रहा हूँ इसमें परसेंटेज और लाभ हानि सही आया हुआ है। एक विक्रेता 225 की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत 15 रुपये खर्च, यानी कि मरम्मत में 15 रुपये खर्च करा दिया। यदि वह उसे 300 रुपये में बेचेगा तो उसे कितने % का लाभ होगा। खरीदा कितने में, 225 रुपये, 15 और जोड़ दीजिए आप, तो भाई साहब कितना हो गया, 240 रुपया। तो ये क्रय मूल्य में आ गया। 300 रुपये महोदय बेच रहे हैं, यानी 60 रुपये वो अधिक कमा रहे हैं, और 60 रुपये को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और कितने में से है वो 240 में, ठीक है। तो ये यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 25% का वो लाभ कमा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, 4-6 क्वेश्चन और है। रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, ठीक है। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपये हो, यानी कि 1806 रुपये हो, तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था। तो पिछले वर्ष उसका वेतन x था, उसमें 5% की वृद्धि हुई है और फिर फाइनली उसका इतना हो गया, है ना। ठीक है भाई साहब, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 21 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 21 से ही, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 189। ऐसे तो गड़बड़ हो जा रहा है, बच नहीं रहा है, यानी कि हमें क्या करना होगा, 8 से करना होगा, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचा कितना हमारे पास है यहाँ पे 2 1 6। तो ये 8 बार में किए थे हम लोग, इस बार 6 बार में हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इतना, और 2 से कराएंगे यहाँ पे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 16 1 17, और यहाँ पे 0 है तो 17 20 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अरे सॉरी, हमें पीछे आना है, मतलब आगे जाना है। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, 75% दोनों विषयों में पास हो गए, 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब ये कभी भी ऐसा पूछे कि इतने इसमें पास हुए, इतने इसमें पास हुए और दोनों मिला करके पास हुए, तो हम फाइनली इन दोनों को जोड़ करके इसमें घटा लेते हैं फाइनली, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पास होने वाले बच्चे टोटल आ जाएंगे 90%। देखिए इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 165, उसमें हम लोग 75 घटाएंगे तो 90% जो है बच्चे पास हो गए। फेल होने वाले बच्चे कितने थे, यदि हाँ 45, तो कुल का 10% ही तो है 45 के बराबर, ठीक है। तो 450 लड़के टोटल हैं भाई। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हाँ ये चीज़ फिर से ध्यान दीजिए, किसी अलग विषय में पास हो रहे हो, फिर दूसरे विषय में पास हो रहे हैं और दोनों मिला के पास हो रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके जो दोनों मिला के पास हो रहे हैं उनको पूरा घटा लेते हैं, तो टोटल पास होने वाले बच्चे डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पे फेल होने वाला कॉन्सेप्ट था, इसलिए हम लोग ऐसे सॉल्व कर लिए। 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकेंड लेती है। पुल की लंबाई बताइए। पुल की लंबाई बतानी है तो देखिए, पुल की लंबाई बताने के लिए क्या करना होगा, देखिए और दूरी बराबर चाल गुणित समय, यही कॉन्सेप्ट है। तो दूरी क्या हो जाएगी, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये दूरी होती है, दूरी बराबर चाल,
चाल चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सेकेंड में है और ये मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग किस में, मीटर प्रति सेकेंड में। तो 5/18 से डायरेक्ट आप भाग कर लेंगे, ठीक है। ये भी बेसिक से ही आता है लेकिन 5/18 डायरेक्ट याद रखिए। और चाल गुणे समय से चाहिए था ना, तो समय क्या है 55 सेकेंड ले रही है, तो 18 दूनी 36 और यहाँ हम लोग गुणा कराएंगे 5 दूनी 10 यानी कि 550, ये इधर आएगा माइनस का 200 घट जाएगा, तो फाइनली x बराबर क्या हो रहा है हमारे पास, कितना बच रहा है भाई 350 मीटर का जो है ना वो पुलिया है, क्लियर। तो ब्रिज जो है 350 मीटर का। दो बराबर राशि क्रमशः 7%, 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताइए। राशियां क्या है, सेम है। एक जो है 7% पर दी जाती है, दूसरी 5% के साधारण ब्याज पर ही दी जाती है। और दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 जुड़ते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 960 रुपये होता है, क्लियर। तो इसको डायरेक्ट, और दोनों का 4 वर्ष है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। SI बराबर PRT अपॉन 100 से ही, तो SI हमें निकालना है। नहीं SI दे रखा है 960, पूछा क्या है राशि, P पूछा। P देखिए P जो है सेम है और R अलग अलग है, T भी सेम है, तो कॉमन ले लीजिए ना, PRT, T कॉमन हो जाएगा, R अलग अलग है, तो R देखिए PRT होता है, तो 7 देखिए प्लस में आएगा वो, हम लोग कॉमन लेंगे 7 + 5, ये हो जाएगा बटे 100। थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ मैं, यानी कि दो SI + SI जोड़ रहा हूँ, यानी कि PRT अपॉन 100 + PRT अपॉन 100, तो जो जितना कॉमन मिल सकता है P और T कॉमन मिल जाएगा, 100 कॉमन मिल जाएगा, उतना कॉमन ले लीजिए, बाकी जुड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। जुड़ के कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 960 बराबर P × 4 × 12 बटे 100, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, तो 12 × 8 = 96 और 4 दूनी 8, तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि ये 2000 की धनराशि है। 2000 धनराशि जो है इस तरीके से, देखिए बेसिक है, ऐसे कुछ पता नहीं चल, मुझे पता नहीं रह रहा कि कैसे सॉल्व करना है इसको आगे, लेकिन हम लोग बेसिक तरीके से ही सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। कि अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो वो तुरंत ही ऐसा दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक है। 5% प्रति चक्रवर्ती ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है A बराबर PRT, नहीं A बराबर P1 + R अपॉन 100 की पावर T, बस ये है, ये हो जाएगा चक्रवर्ती मिश्र धन का, ठीक है भाई साहब। 882 बराबर 800, जैसे भी आप इसको घटा करके भी चक्रवर्ती से निकाल सकते थे। और 5% की रेट पे है, 1 + 5 बटे 20। अरे यार कितना क्या पूछा है, टाइम ही तो पूछा है, तो ये तो पहले सॉल्व मैंने कर दिया था इसको, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुणे की चीज़ क्या है, बटे में चली जाएगी, क्लियर। 882 बटे 800, अब इस पर हमें घात बनानी होगी, 20 × 1 20, 20 और 1 21, 21 बटे 20। एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको 20 और 21 के टर्म में इनको लाना है, 20 का कितना घात ये बनेगा और ये 21 का कितना घात बनेगा, छोटा हो सकता है, कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4, यहाँ देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 × 8 400 हो गया, और 2 × 8 2 × 8 2 1 कम 2, आपको अब दिख पा रहा है 441 बटे 400 बराबर 21 बटे 20 की पावर T। तो देखिए 21 का ये जब हम स्क्वायर करेंगे तो 21 बटे 20, 20 दूनी 20 का मतलब वर्ग करेंगे तो 400 होगा, यानी कि 2 वर्ग ही हो रहा है, तो यहाँ पे 21 बटे 20 आप देख पा रहे हैं, यस कट जाएंगे, बेस मतलब समान है तो सीधी स्वाद घातों की तुलना हो जाती है, तो टाइम जो है 2 वर्ष का है, काम खत्म। अब निर्देश समझिए, लास्ट सवाल है 69 से 70 तक निम्नलिखित ग्राफ में 5 व्यक्तियों की जनवरी माह में आय एवं व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ग्राफ को देखिए भाई, एक ये जो है आय जो है 1000 रुपये में है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक 9000, बड़ा कम आया है भाई। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है, ये व्यक्तियों की संख्या है। ये आय है और ये व्यय है, यानी कि जो ब्लैंक वाला है वो व्यय है। पूछ रहा है क्या, वो पहले देखा जाए फिर बात कर पाएंगे। 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय कितनी है? 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय, यार ये तो आय सब जोड़ना पड़ेगा। ये फाइनली लिखा हुआ है 5, फिर ये 7.5 तो 12, यानी कि 12.25, उसके बाद फिर ये 12 में 17.75 और फिर इसको जोड़ लेते हैं, 7 5 को जोड़ लेते हैं तो 18 हो जाएगा। 18 4 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा? 22 8 30.75। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। औसत ही तो पूछा था, तो 5 का 30 और 5 एकम 5, 5 5 25। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है भाई साहब। अरे यार ये तो औसत आय निकलवा रहा ना, तो 61 50, तो 61 और आय 1000 रुपये में था, तो हमारा 6.15 आया है, और ये 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है भाई 61 50 ही तो आएगा, है ना। ये जो है मैं तो उसको औसत आय मतलब 1000 रुपये में निकलवा रहा है, तो भाई इसका क्या हो जाएगा? 61 50 रुपये इसका आ जाएगा, ठीक है। 6150 रुपये वो लोग कमा रहे। व्यक्तियों की आय रेंज क्या है? आय रेंज क्या है? व्यक्तियों की आय रेंज क्या है? यानी कि आय रेंज में क्या करना पड़ेगा भाई? आय रेंज यानी कि सबसे कम सबसे ज़्यादा में से घटाना पड़ेगा, है रेंज। आय रेंज, आय रेंज, आय तो यही है, सबसे ज़्यादा 8.75 का है, सबसे कम किसका है? 4 ही वाले का है, तो 4.25। देखते हैं ज़रा आय रेंज ऐसा कुछ है क्या। और 0 यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे 4, तो आय जो है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किस में? 1000 में, तो 4500 होएगा। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में है। 4500, 4500 यही आय रेंज है, ठीक है। रेंज का मतलब सीधी सी बात है, सबसे ऐसा सबसे बड़े से सबसे छोटे का अंतर, ठीक है, सबसे बड़े से सबसे छोटे का। ये देखिए, ये जो है आपको ये ज़बरदस्त चीज़ सीखने को मिली होगी, मैं इसका दावा करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए क्वेश्चन जो एनटीपीसी से लिए गए थे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जो भी बीच में जितनी भी डाउट्स होंगी आप ज़रूर कमेंट में लिखें, है ना। फिर इसका स्पेशल आपको वीडियो मिल जाएगा और बिल्कुल डीप में डिटेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ठीक है बने रहिए चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, यानी कि शेयर करिए इसको, और नोटिफिकेशन बेल को हिट रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।